सिंह भोरिया जी, एसपी फतेहाबाद। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ इस सत्र में होंगे परिमल कुमार जी, डायरेक्टर हैं आईसीएस। परिमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस सत्र को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी चित्रांश। तो तालियों की गड़गड़ाहट जिस तरह से अभी हम लोग सुन रहे थे, उससे ये दिख रहा है कि युवाओं के अंदर बड़ा उत्साह है। लेकिन आज इस सेशन में हम लोग युवाओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ युवाओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करने का जो एक प्रोसेस है, उसमें जो प्रशासन की भूमिका है वो क्या है, इस पर भी हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोनों खास मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन सुरेंद्र भोरिया जी, आपसे ही शुरुआत में करूंगा। अभी यूथ आप देख रहे हैं, बड़ी समस्या इस समय अगर हम लोग देखें, और खासतौर से जब हम लोग फतेहाबाद में आज मौजूद हैं, तो यहाँ नशा एक बड़ी समस्या है और यूथ हम लोग देख रहे हैं कि उसकी जद में फंस रहा है। कैसे इसको रोकने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और मैं आपका जिला फतेहाबाद में स्वागत करता हूं जी। जहां तक बात नशे की है, स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको दो पहलू से देखा जा रहा है। एक है डिमांड और एक है सप्लाई। तो इन दोनों पहलुओं को हम जिस एंगल से हम इसको डील कर सकते हैं, उसी तरह से इससे जो है डील किया जा रहा है। पहले बात करें कि जो सप्लाई की है, तो सप्लाई चेन को खत्म करने के लिए जो जो एफर्ट्स पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा इस मंच पे कि इस साल जो है करीब 133 मुकदमे हमने दर्ज किए हैं और 250 ऐसे जो नशे के बिजनेस में संलिप्त हैं उनको अरेस्ट किया है। और ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो 133 केस हैं, केवल 10 मुकदमे इसमें स्मॉल क्वांटिटी के हैं, बाकी सभी मीडियम या कमर्शियल क्वांटिटी के हैं, जिसमें काफ़ी समय तक बेल भी नहीं होती है अक्यूज्ड पर्सन्स की। और इसके साथ साथ 250 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। और काफ़ी अब हम एक जो नया एफर्ट कर रहे हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो इन्होंने नशे के कारोबार से जो प्रॉपर्टी अर्जित की है, उस प्रॉपर्टी को भी फ्रीज कराने का और उसको फॉरफिट करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है। करीब 4 सप्लायर की हम इसमें जो है प्रॉपर्टी सीज करवा चुके हैं। इसका एक प्रोसेस है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दिल्ली में, वहाँ केस बना के भेजना पड़ता है। तो 4 में हमारे फ्रीजिंग ऑर्डर कंफर्म हो चुके हैं, बाकी केसेस अभी पेंडिंग है और उम्मीद है कि जल्द बाकी जो है केसेस में भी हम फ्रीज ऑर्डर ले पाएंगे। और दूसरी बात जहाँ तक है कि डिमांड को कम करने की, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मेरा ये मानना है कि जो नशे की लत है ये एक सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है। और हम सबको, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो या समाज हो, खासकर जो युवा वर्ग है, हम सबको मिलके इसके साथ लड़ाई लड़नी है। अभी 2020 में जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उन्होंने सर्वे किया था और उस सर्वे में पाया गया कि पूरे भारतवर्ष में करीब 272 जिले ऐसे हैं जो नशे से अफेक्टेड हैं और 10 जिले हमारे हरियाणा प्रदेश के उस सूची में शामिल हैं, जिसमें से फतेहाबाद भी एक है। तो जो हम इसको जो अवेयरनेस करके इस विषय की गंभीरता को यदि हम समझें, खासकर जो युवा पीढ़ी है, सबसे पहले इस विषय की गंभीरता को समझना आवश्यक है। उसके लिए काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स जो है अलग अलग एनजीओज के साथ मिलके पुलिस द्वारा भी चलाई जा रही है। और अभी तक 100 कैंप्स हम करीब नवंबर से अब तक 8-9 महीने में लगा चुके हैं। शुरू में इनिशियली हमने 10 गांव चुने हैं जहां पे काफ़ी बार बार शिकायत आ रही थी कि वहां नशा का काफ़ी व्यक्ति उसमें संलिप्त हैं। तो अच्छा परिणाम देखने को मिला इन 7-8 महीने में। और करीब हमने 235 लड़के ऐसे हैं जो चिन्हित किए हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं कि वो एडिक्ट्स हैं। तो उनको हम एज अ विक्टिम, एज अ पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। करीब 60 के आसपास की ट्रीटमेंट हो चुकी है और वो मेन स्ट्रीम समाज में पहुंच गए हैं। ऐसे ही बाकियों को एज अ विक्टिम ट्रीट किया जा रहा है। साथ साथ उनसे इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कि गांव में कौन इस कारोबार में संलिप्त है। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक रतिया में रत्ताखेड़ा गांव है, आप सभी जानते हैं, लोकल, आपके चैनल ने भी 2-3 महीने पहले कवर किया था। इस गांव में बहुत शिकायत आ रही थी बार बार के काफ़ी बच्चे जो है नशे की लत में पड़ रहे हैं। तो इसमें खुद गांव वालों ने एक पंचायत करके कमेटी बनाई 50 व्यक्तियों की, पुलिस के पूरे उसमें सहयोग मिला
और आज मैं ये पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि वहां बिल्कुल नशा का खात्मा हो चुका है और पूरी दिन रात वो ठीकरी पैरा लगाते हैं। कोई भी बाहर का व्यक्ति गांव में आएगा तो पहले वेरीफाई करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे लगता है इसके लिए तो कम से कम तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सब आप लोगों से जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक गांव के अंदर नशा खत्म हो रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ये जो एग्जाम्पल सेट किया है गांव रत्ताखेड़ा ने, बाकी भी काफी पंचायत खुद हमें अप्रोच कर रही है कि हमारे गांव में भी ऐसी कमेटी बने, और भी आसपास के गांव हैं वहां भी कमेटी बन गई है। तो जो मेन मुद्दा है कि जिस दिन फतेहाबाद की जनता ये तय कर लेगी कि हमने अपने जिले में नशा नहीं बिकने देना और ना ही नशे का सेवन करना है, तभी इस नशे की जो लत है, जो ये मुद्दा है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे हुए जो यूथ हैं उनके बीच में भी जो संदेश है वो जा रहा है, और हम सब उम्मीद करेंगे कि कम से कम ये नशे की जो जद है उससे बाहर आएंगे। परिमल जी, आपके पास आता हूं। सर, माइक ले लीजिए। आपसे मेरा इंटरेक्शन लगातार कई सेशंस में हुआ, इसके पहले भी हम लोग कई बार बैठे इन सारे विषयों पर चर्चा की, लेकिन आज थोड़ा नशे के साथ जोड़ते हुए, और यूथ, क्योंकि मैं देखता हूं जब भी आप आते हैं एक अलग तरीके का उत्साह होता है। यूथ एक तो नशे में जा रहा है। अभी हम लोग इसके पहले भी चर्चा कर रहे थे, तो कुछ पॉलिटिकल मेहमान थे, वो ये कह रहे थे कि भाई अगर यूथ के हाथ में रोजगार होगा तो फिर वो इन सारी चीजों के पीछे नहीं भागेगा। आप इतना मोटिवेट करते हैं लोगों को, कैसे करते हैं इन सारी चीजों को, और यूथ के लिए क्या संदेश देंगे इसके साथ जोड़ते हुए? सर, जैसे नशे को मैं देखता हूं, जैसे अब घरों से जो ना अच्छा साहित्य गायब है, अच्छी किताबें गायब हैं। अब जो मोबाइल के ऊपर गेम खेलते हैं, जो सोशल इश्यूज जो घर वालों के साथ बैठते थे, वो मामला कट गया है। अब उनका जो जुड़ाव है तो जो है अब फोन के ऊपर गेम खेलते हो, पता नहीं किस आदमी के साथ जुड़ाव है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनके सामने अब जो ना एक क्लियर जो है पहले रास्ता नहीं है रोजगार का। जैसे रोजगार के क्षेत्र में देखें तो हरियाणा जैसे देश में नंबर 1 है परसेंटेज के हिसाब से। इसका कारण भी है क्योंकि जब से जो है दूसरी सरकार चल रही खट्टर साहब की, तब से ज्वाइनिंग हुई नहीं है, नई भर्तियां निकली नहीं है। तो ये एक कारण है कि लोगों के सामने एक मोटिवेशन नहीं कि उनको अच्छा कोई रास्ता पकड़ के कोई अच्छी जगह पर वे पहुंचेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि जो बच्चा है वो 9th क्लास में जाकर के 2 रास्ते पकड़ने लगता है। 9th क्लास में हम लोग 4थी क्लास से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और नौकरी लगने तक, तो 9th क्लास में जाकर के 9 तक सब लोग इनोसेंट है, कच्चा घड़ा है, उसको आप जैसा शेप देना चाहे दे सकते हैं। 9th क्लास में बच्चा बिगड़ने या सुधरने की तरफ चलता है। अभी जो है एक पेरेंट्स हमारे पास आए, उन्होंने आकर के एक वीडियो दिखाया, 9th क्लास के 2 बच्चे जो बियर पी रहे हैं। तो ये शुरुआत वहां से चालू करते हैं, किसी जन्मदिन में जाते हैं, पार्टी में, शादी में, और वहां से इस प्रकार की चीजें सीख करके काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को 6ठी 7वीं 8वीं से अच्छा बाल साहित्य दिया जाए, पढ़ाई के अलावा उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दी जाए, जो पढ़ाई है ना वो इस प्रकार की होगी, वो बिल्कुल बर्डन है और सिर्फ उस किताबी ज्ञान के अलावा कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, जिसके चलते ये सब चीजें दिक्कत है। जैसे बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ खेल के साथ जोड़ा जाए, भाई पिक्चर जो है आर्ट पेंटिंग के साथ, आर्ट के साथ, या उसको कुछ बाकी चीजों के साथ, हॉबीज के साथ जोड़ा जाए, तो फिर उसका जो है ध्यान कहीं ना कहीं लगा रहेगा, अंगेज रहेगा। एसपी साहब के भी संज्ञान में मैं बात लाना चाहूंगा कि अगर चीजों को स्कूली लेवल से सुधारा जाए तो सही होता है। कुछ दिन पहले एक जो है न्यूज़पेपर की कटिंग थी, दैनिक भास्कर ने कवर किया था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि स्कूली बच्चों के लिए विशेष डिस्काउंट दिया जा रहा है इसके ऊपर, नशे के ऊपर, कि 400 रुपए की कोई डोज है तो 250 रुपए में मिल रही है बच्चों को, स्कूली बच्चों को, और 250 की कोई डोज है तो 150 रुपए की मिल रही है। इस प्रकार से अब मुझे वो नशे के पूरे हरियाणा में ऐसा? ये जैसे जयपुर की जो है ये खबर थी, जयपुर की खबर, ये इस प्रकार से हर जगह पर कवर हो रहा है ये मामला। और जैसे हर जगह पर मामला ये है कि जैसे चाय की दुकानों पर भी चीजें बिक रही है। एक चीज तो अवेलेबिलिटी हर जगह पर बहुत ज्यादा है, पुलिस नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत लोगों को पकड़ भी रही है, लेकिन जिस स्तर पर काम होना चाहिए वो नहीं है। और सिर्फ पुलिसिये डंडे से ये काम रुकेगा नहीं, रेट बढ़ जाएगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर का काम हो जाएगा। शराबबंदी में शराब कहां बंद हुई, वो चीजें तो सप्लाई चलती रहेगी। असल मसला यह है कि बच्चों को सही दिशा दी जाए, डायरेक्शन दी जाए, तब मामला बनेगा। अब पिछले 2 साल में कोविड के दौरान जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस बंद रहे, बच्चों ने पढ़ने का रास्ता छोड़ दिया। अब कहीं पर भी जाओगे, स्कूल्स के अंदर जाओ, वहां भी संख्या कम है स्टूडेंट्स की। अब कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, कोचिंग सेंटर में जाओगे, लाइब्रेरीज में जाओगे, उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। अब पढ़े लिखेंगे नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो रास्ता अपनाएंगे, या तो वो सही रास्ते पर या गलत रास्ते पर। तो पेरेंट्स को जो है ना हर हालत में चाहिए कि उनको सही पढ़ाई के रास्ते पर रखें।
बहुत सारे पेरेंट्स क्या बोलते लेकिन हैं परिमल बच्चों जी, को, मुझे लगता है कि पेरेंट्स से ज्यादा तो बच्चे आपसे मोटिवेट होते हैं, और अगर बच्चे इतना ज्यादा आपसे जुड़ाव है तो मुझे लगता है आपसे बेहतर माध्यम तो हो ही नहीं सकता कोई। सर, हमारे आप अवेयर करिए बच्चों को। हमारे पास बच्चा आने के बाद नशा नहीं करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। हमारे पास आने के बाद बच्चा अपराध नहीं करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। हम इतना मोटिवेट और इनको सही रास्ता देते हैं, गाइडेंस देते हैं, और इतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो हम इनको लगाए रखते हैं। इनके लिए इतना काम है, टेस्ट देना है, होमवर्क करना, क्लास है, तो सारी चीजें। लेकिन मसला ये है, मैं बात जिक्र उनका कर रहा हूं जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते। अब जो पेरेंट्स हैं, जैसे इस टीवी के माध्यम से जो है इंडिया, इतने अच्छे कार्यक्रम आप लोग जो है लगातार करते रहते हो, मैं अपनी क्लास छोड़ करके भी आना पसंद करता हूं, और जीवंत मुद्दों के ऊपर बात होती है। तो जितने पेरेंट्स इस बात को देख रहे हैं, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स, हम उनसे पूछते हैं आप बच्चे को क्यों नहीं भेजते, बोला हमारा बच्चा कहता है कि मजा नहीं आता। वो पढ़ने में मजा थोड़ी आएगा, काम करने में मजा थोड़ी आएगा, इसमें तो पसीना बहाना पड़ता है। मजा तो गलत कामों में आएगा ना। आप नशा करेंगे तो मजा आएगा, आप जो है उल्टे काम करोगे तो मजा आएगा, आप वीडियो गेम खेलोगे तो मजा आएगा, पढ़ने से दूर रहोगे तो मजा आएगा। बच्चे के मजे के ऊपर नहीं चलना, पेरेंट्स को जबरदस्ती करके। और इसी कारण से पहले के जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को पीटते थे, टीचर्स पीटते थे उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। अब जब से बच्चों को आप कहना स्टार्ट कर दिया ना, तब से बच्चे बिगड़ रहे हैं ज्यादा। ये जो नशे की बात है, पिछले 10 साल के बाद की घटना है, जब से नो डिटेंशन पॉलिसी एजुकेशन में आई। नो डिटेंशन पॉलिसी में ना तो बच्चे को पढ़ाना, ना उसको फेल करना, ना उसको मारना पीटना धमकाना, तो सही रास्ता बच्चा क्यों पकड़े? तो बच्चा थोड़ी जो है वहीं स्ट्रिक्टनेस से की जरूरी है। रास्ता बहुत सही बात आपने कही है भौरिया साहब। यही मैं आपसे भी समझना चाह रहा था। एक तो देखिए यूथ है, सर ने भी शुरुआत में कहा कि भाई कच्चा मिट्टी का घड़ा है, आप उसको जैसे चाहे मोल्ड कर दें, और यूथ ही हमको इसमें फंसता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारे अच्छे प्रयासों के बीच में भी चुनौतियां रहती हैं, बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, जैसा अभी मेरे साथी ने बताया कि जो वल्नरेबल एज है वो 9th से जो 12th क्लास, ये एज ऐसी है जो बच्चा इस लत से बच भी सकता है और इस लत में पड़ भी सकता है। और यूथ जो है, आप जानते हैं कि भारत को यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 65% पॉपुलेशन हमारी जो है 15 से 35 साल के बीच में है। तो यूथ को टारगेट करें, बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। अभी जो एक फेज चल रहा है, ट्रांजिशन फेज चल रहा है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है, मतलब मोबाइल में सारी दुनिया है। अब इंटरनेट जो आईटी रेवोल्यूशन के बाद बहुत एक जनरेशन गैप भी आ गया, जो 5-7 साल में जो डेवलपमेंट हुई है आईटी सेक्टर में, उससे कोप अप करना, उससे पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर रहे, उन पे नज़र भी रखें, उनकी बात भी सुने, ताकि बच्चा स्ट्रेस में ना आए। बहुत सारे कारण है नशे की लत में पड़ने के लिए बच्चों के। एक कारण स्ट्रेस है, एक मेन कारण है जो उसका पीयर ग्रुप है, या जो कंपनी, जिस कंपनी में वो रह रहा है, वो बहुत मैटर करता है। तो सभी माँ बाप की, पेरेंट्स में और जो टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका है कि अपने बच्चों पे कंट्रोल रखें। यदि वो अपना घर ठीक रखेंगे, अड़ोस पड़ोस ठीक रखेंगे, तो सारा डिस्ट्रिक्ट और सारा प्रदेश अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन और भौरिया जी, इसके साथ मैं जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कोऑर्डिनेशन जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के बस का ये इस प्रॉब्लम को डील करना नहीं है। अभी रिसेंटली एक स्टेट लेवल पे एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसका अभी ऑनरेबल सीएम साहब ने अभी रोल आउट किया है एक्शन प्लान। वो इसमें 18 महकमे हैं जिसको कोऑर्डिनेशन के लिए जोड़ा गया है, और हर लेवल पे, जैसे अभी इन्होंने बात की, हर स्कूल में भी कमेटी बनेगी, हर कॉलेज में, हर गांव में, हर वार्ड में, और उसमें क्लस्टर लेवल पे, फिर सब डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे वो कमेटीज ऑलरेडी बन गई हैं। और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है, यदि इस एक्शन प्लान को हम सीरियसली फॉलो करें और अच्छा कोऑर्डिनेशन मिले अगर सोसाइटी से, तो काफी हद तक हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। परिमल जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने जो सुझाव रखे उसको लेकर के सर भी ये कह रहे हैं कि देखिए इसको लेकर के एक्शन प्लान बना है, उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी चूंकि आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है उससे सबसे बेहतर संदेश जाता है। आपको क्या लगता है, कुछ ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है मिसिंग है, इस वजह से हम डील नहीं कर पा रहे इन चीजों से? सर देखिए, जो ना हर जगह पर ही मैं हर जगह जाकर के ये बात बोलता हूँ। जैसे फतेहाबाद की ही बात करें, मुझे फतेहाबाद के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट नहीं पता है, लेकिन ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें बच्चे को डलवाएं और पेरेंट्स निश्चित रहें ये बच्चा गलत रास्ता नहीं पकड़ेगा और जिंदगी में कामयाब होगा? इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की कमी है। ये पढ़ाई के जो है ऊपर काम करना पड़ेगा, पढ़ाई के ऊपर काम होगा। पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम अपना मोबाइल छोड़ करके घर वालों के साथ स्पेंड करना पड़ेगा। उनकी एजुकेशन, उनका फ्यूचर और जो जिस प्रकार से काम करें उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी।
अगर कोई बच्चा घर आके पढ़ाई नहीं कर रहा, होमवर्क नहीं कर रहा, का मतलब वो गलत रास्ते पर है। और जब वो बच्चा गलत रास्ते पर पढ़ाई को छोड़ करके, करियर को छोड़ करके चल पड़ा है, तो कहीं ना कहीं जाकर के वो गलत ट्रैक पकड़ेगा। अब वो 9th में पकड़े, 10th में पकड़े, 11th या 12th में, वहां तक बच्चे जाकर के एक रास्ता पकड़ लेते हैं, या तो वो सुधर गए या तो वो बिगड़ गए। उसके बाद जर्नली चांस कम होता है, ऐसा मैं फील करता हूं, बच्चों को महसूस करते हो ग्राउंड लेवल पर। अब 8th क्लास का बोर्ड है, अब की बार 10 बार जो है डिसीजन चेंज हुआ, 13 बार हुआ इनफैक्ट, तो कि एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा। अब की बार देखते हैं बोर्ड का एग्जाम होता कि नहीं होता, होना चाहिए। 10th क्लास और 12th क्लास में जो आपका ही प्रोग्राम था, इंडिया न्यूज हरियाणा का ही, उसके अंदर जो है जगबीर जी बैठे थे, जो बोर्ड के चेयरमैन थे, वहां बात हो रही थी कि आपने कितने स्कूल्स में विजिट किया, बोला 22 में, और सेंटर कैंसिल कितने हुए, 22, मतलब रिजल्ट परसेंट 100। जहां गए वहीं पर कैंसिल करना पड़ा सेंटर, इतनी अव्यवस्था थी एग्जाम्स के अंदर, बोर्ड के एग्जाम के अंदर। बोर्ड के एग्जाम प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवाए जाएं, उसके अंदर एजुकेशन और पुलिस दो डिपार्टमेंट को जो है जोड़ करके काम करना चाहिए, कि पुलिस बाहर से कुछ ना होने दे, और अंदर जो एजुकेशन के अंदर वहां पर जो डीओ प्रिंसिपल और जो कुछ भी है उनकी जिम्मेदारी रहे। नकल रहित एग्जाम होने चाहिए। फिर आगे जो रिक्रूटमेंट है वो भी जो है नकल रहित होनी चाहिए, किसी प्रकार का उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से पढ़ने लिखने वाले बच्चे आगे बढ़ेंगे। जो ये नशा करने वाले लोग हैं, फिर उनको लगेगा कि अगर ये सही रास्ता पकड़ते हैं तो ये गलत और सही रास्ते में ये गैप है। पढ़ने वाले बच्चों के भी उतने नंबर आते हैं और बिना पढ़ने वालों के भी उतने आते हैं। कई बार पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, बिना पढ़ने लिखने वाले लोग पैसे दे करके, और वो जो है गलत तरीके से खर्ची पर्ची यूज करके, और वे जो है गलत तरीके से रिक्रूटमेंट भी ले लेते हैं। तो वहां पर मोटिवेशन में गड़बड़ होती है, और फिर आने वाले बच्चों को जो ये महसूस होता है कि तुम मजे लो ना, क्या जरूरत है इतना पढ़ने की, तुम्हारा भी काम तो हो ही जाना है, तुम्हारे भी नंबर इतने तो हो ही जाने हैं। तो प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम को जो सही करना चाहिए, और स्कूल्स के अंदर जो पढ़ाई है उस पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, जो कि मिसिंग पार्ट है। मुझे नहीं पता कि कोई इस प्रकार की डिबेट कंपटीशन चलती है जो स्कूल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर भी होता होगा तो वो कुछ स्कूलों से, चुनिंदा स्कूलों से चुनिंदा बच्चे होते हैं, वही आते हैं और हर बार वही फर्स्ट सेकंड थर्ड वे लोग आते हैं। तो ये ग्रास रूट लेवल पर काम किया जाना चाहिए। खेलों का काम भी जो है हरियाणा में बहुत बड़ा है, लेकिन क्या स्कूल लेवल पर उस प्रकार से बढ़ा? क्या गांव-गांव में नर्सरियां खोली गई? क्या गांव-गांव में पढ़ने का माहौल है? तो ये काम जो है उसके ऊपर बात है। तो एजुकेशन की क्वालिटी, खेलों की क्वालिटी, एक्टिविटीज, और फिर आगे रोजगार, अगर उस रास्ता जो है सही जो लोगों को मिलता है तो फिर दिक्कत नहीं आती है। जितने बच्चे हमारे पास आते हैं, इनको जो है काम करते हुए जो है, इनकी कभी क्लास लंबी है, होमवर्क ज्यादा है, फिर टेस्ट, तो ये बेचारे करते जो है कब सो गए पता ही नहीं चलता, क्लास में भी नींद आई रहती। इतना जो है अगर ये इन्वॉल्व रहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों को, देश को अगर सही रास्ता देना है ना और नशे से बचाना है, तो उनको एक सही टारगेट देना पड़ेगा, और उस टारगेट पर काम चलेगा तो फिर जो है नशा खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। भौरिया साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको ये लग रहा है, खासतौर से क्योंकि हम लोग देखते हैं और रोजाना न जाने मैं भी कितनी खबरें पढ़ता हूं अपने चैनल पर भी, बॉर्डर्स हमारे जो टच कर रहे हैं पंजाब के साथ, इतनी आप लोग कार्रवाई करते हैं, रोज हम लोग पढ़ते हैं कि यहां पर आपने नशा पकड़ा, इसके खिलाफ आपने कार्रवाई की, प्रॉपर्टीज को आपने अटैच किया, लेकिन जो मेन नेक्सस है, क्या उसको तोड़ पाने में आपको लग रहा है कि बड़ा चैलेंज है? क्योंकि बिना संरक्षण के तो पॉसिबल नहीं है कि इतना इजी टू एक्सेस हो जाए कि लोगों तक पहुंच रहा है वो नशा। क्या ये बहुत चैलेंजिंग है? क्या क्यों ये रुकता हुआ हमको नहीं दिखता? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो जो हमारा मेन टारगेट भी सप्लाई चेन को तोड़ना है, ना कि जो छोटे मोटे कुछ जो पेडलर्स हैं उनसे ज़्यादा जो मेन टारगेट है, ताकि सप्लाई चेन को तोड़ा जाए। इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट जो हमारे बॉर्डर के पंजाब साइड पे हैं, तो उनसे भी रेगुलर हमारी बात होती है, और अब इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है, आपको शायद पीछे इनकी रेगुलर मीटिंग्स भी होती हैं। और दूसरा जो हम ध्यान रखते हैं कि जिस केस में रिकवरी है, खासकर कमर्शियल या मीडियम क्वांटिटी, उसके सोर्स तक जाने की आवश्यकता है। तो हमने काफ़ी केसेस में सोर्स तक पहुंचे हैं, कुछ दिल्ली के सोर्स मिले हैं, कुछ राजस्थान के, कुछ झारखंड के। तो ये हमारा एफर्ट है कि सोर्स तक पहुंचा जाए और जो सप्लाई चेन को टारगेट किया जाए, बजाय के जो छोटे मोटे केसेस हैं उसमें। दूसरा, इसमें जो चैलेंज सबसे बड़ा है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम उसी का बेस्ट यूज करने की कोशिश करते हैं। हर घर में, हर गांव में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी मैन पावर को वहां डिप्यूट कर सकें, लेकिन जो मेन रास्ते हैं उसको चेक किया जाता है। साथ साथ लोगों को अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है हमारा करीब 85 किलोमीटर का बॉर्डर का एरिया है, जो संगरूर और मानसा के साथ लगता है। इधर से
हनुमानगढ़ के साथ राजस्थान का बॉर्डर भी भट्टू एरिया के साथ लगता है। तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो स्पेशली जो बॉर्डर के गांव हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और वहाँ जितना हो सके सीसीटीवी कैमरेज की इंस्टॉलेशन हो, या जो वहाँ कमेटीज़ हैं, हर गांव में कमेटी ये बनाएं और अपना ध्यान रखें गांव में, क्योंकि जिस दिन डिमांड कम हो गई सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। मेन इशू डिमांड को कर्व करने का है। हम उस पर अगर फोकस रखेंगे तो सप्लाई अपने आप, डिमांड अगर कम होगी तो सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। नहीं, लेकिन बौरिया साहब एक चीज और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप और इसको बेहतर बता पाएंगे हमारे दर्शकों के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोग सुनते हैं कि लोगों को जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, अवेयर नहीं होंगे, जाहिर है कि पुलिस भी हर चीज नहीं रोक सकती। क्या वो सपोर्ट मिल रहा है, वो सिस्टम डेवलप हो रहा है, या लोग मोटिवेट हो रहे हैं? कैसा सपोर्ट है लोगों का, या कैसे आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से बताएं। देखिए, अभी तक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो एनजीओज हों या जो रेजिडेंट्स हैं उनके साथ साथ गवर्नमेंट के लेवल पे। अब जैसे मैंने बताया कि 18 डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन का इशू ना हो, 18 डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा जोड़ा गया है और ये बहुत वेल प्लान्ड जो है एक्शन प्लान तैयार किया गया है। हर पहलू को मद्देनजर रख के जो है एक्शन प्लान ये तैयार किया गया है। और इसमें जो पीएचसी सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके हर गांव में, हर वार्ड में, हर स्कूल कॉलेज को कवर किया गया है और हर लेवल पे इसकी क्रॉस चेकिंग है। और जो सीनियर लेवल पे, जैसे मान लो चीफ सेक्रेटरी साहब इसके कमेटी के चेयरमैन हैं, डीजीपी साहब स्टेट लेवल पे हैं, एसीएस बाकी डिपार्टमेंट्स के स्टेट लेवल पे सभी मेंबर्स हैं इसमें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहे वो डीसी साहब हों, एसपी हैं, सभी सीएमओ हैं, डीईओ हैं, हर डिपार्टमेंट के हर लेवल पे जो है इनको जोड़ा गया है ताकि इसको एक कोऑर्डिनेटेड वे में इसको डील किया जाए। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अभी इन्होंने बताया कि जो स्कूल हैं, जो यूथ है हमारा, उसको टारगेट करने की आवश्यकता है। जो वनरेबल एज है या जो उनकी कंपनी को पे नज़र रखना, कहाँ लड़के उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसमें पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है, टीचर्स का भी उतना ही रोल है। लेकिन मेन बात है, यदि हम डिमांड को कंट्रोल कर लेंगे तो सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। परिमल सर, आपके तो इतने सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, संदेश आप यहाँ से उनको क्या देंगे? और क्योंकि इन सब की भी भूमिका उसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, आप तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से वो संदेश जरा और लोगों तक पहुंचे। मैं जो है जैसे युवाओं को, जो जितने युवा यहाँ पर बैठे हैं, इनको तो मैं संदेश हमेशा देता ही रहता हूँ और हर रोज चलता रहता है। नंबर 1, इन लोगों को जो है ना, जैसे अच्छी किताबों के साथ जुड़ना चाहिए। बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर गुजरता है। जैसे मैं बहुत सारी ब्रांचेस में जाता हूँ, विजिट करता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं आज भी मैं जो है 3-4 ब्रांचेस विजिट करके आया हूँ। पूछता हूँ, हाँ भाई प्रेमचंद कितने लोगों के घरों में रखा हुआ है? तो है ही नहीं। भगत सिंह कितने घरों में रखा हुआ? तो है ही नहीं। दूसरा जो है, जैसे सही जो बाल साहित्य है तो वो कहाँ है? तो वो है ही नहीं। ये मिसिंग पार्ट है। जब से ये मोबाइल फोन इस प्रकार से आया है, उसने घड़ी को, कैमरे को, बाकी चीजों को हटाया है, तो उसने किताबों को भी हटा दिया। तो जो लोग पढ़ते थे, अच्छा साहित्य पढ़ते थे, लोग जो है एक अच्छे साहित्य के साए में पलते बढ़ते थे, वो मामला खत्म हो गया। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। अपनी क्लास की किताबें पढ़ने के बाद एक आधी क्लास आगे की, पीछे की, दूसरे स्कूलों की, इधर की, उधर की, तो वो सब चीजें हम पढ़ते थे। और फिर कोई ऐसी कहानियों की किताबें तो उनको 2-2, 4-4 बार पढ़ते, क्योंकि उतनी वो चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो मैं युवाओं को बोलता हूं, पहली चीज अपने आप को अपने घरों में बंडल रखने चाहिए बुक्स के, कि जो है जैसे कोई भी आदमी घर में आता है या तुम लोग बोर होते हो तो उस टाइम पर उठा करके कोई कहानी पढ़े या और कुछ पढ़े, तो उससे आपकी भाषा भी सुधरेगी, आपके विचार भी सुधरेंगे और आपका व्यवहार भी सुधरेगा। ऐसा करने से आस पड़ोस में एक संस्कृति जागती है। आजकल लाइब्रेरी कल्चर चल रहा है, लाइब्रेरी में अच्छी किताबें रखनी चाहिए ताकि बच्चे लाइब्रेरी के साथ जुड़े। अगर बच्चा कहीं ना कहीं एक अच्छे काम के साथ जुड़ा हुआ ना, तो मामला सही सुधरेगा। और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक जो है दिक्कत है। कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, लाइब्रेरी चलते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, तो जहां पर जो लोग अच्छा काम करते हैं, तो सरकार प्रशासन से भी मेरी अपील है कि उनको सहयोग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उन लोगों के पास जाएं और वे एक सही रास्ता पकड़े। और जब वो उनके पास जाते हैं, सफल होते हैं, तो फिर दूसरे लोगों को भी एक रास्ता मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो सभी युवाओं को भी मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को भी अपने आस पड़ोस के 2-2, 4-4 बच्चों को कम से कम सही रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई एक गाइड होता है जो दूसरे लोगों को रास्ता दिखा करके और सही रास्ता
देकर के उसके जीवन को सफल बनाता है। तो वैसे हर एक युवा को चाहिए अपना जीवन सुधारना है, अपने साथ जिम्मेदारी लें, 1 का 2 का 4 का 10 का, उनको सही ट्रैक पर पहुंचाएं, सही जगह पर पहुंचाएं, ताकि उनका भी जीवन सुधरे। ऐसा करने से जो है चेन बनेगी ना, जैसे नशे वाले भी तो एक जने दूसरे को जोड़ता, फिर तीसरे को जोड़ता, तो अच्छा काम करने वाले भी तो ऐसे ही जोड़ें, वो भी तो चेन सिस्टम बनाएं और लोगों को गाइड करें। जिम्मेदारी लें कि 1 महीने में कम से कम 5 आदमियों को हम समझाएंगे भाई ये सही रास्ता ये है। अब सभी लोगों को प्रेमचंद पढ़ना चाहिए, मोहन राकेश पढ़ना चाहिए, भाई प्रेमचंद पढ़ना चाहिए, तो मैथिली शरण गुप्त पढ़ना चाहिए, निराला पढ़ना चाहिए। वैसा पढ़ने से उसके अंदर देश की संस्कृति जागती है, देश के प्रति प्रेम जागता है। ये सब चीजें होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो परिमल सर ने जो बात कही है, ये जो युवा बैठे हैं, समझ में आया परिमल सर ने जो कहा है? आप लोग जोड़ेंगे ना, कम से कम ऐसे लोगों को मोटिवेट करेंगे जो नशा कर रहे हैं, उनको कम से कम इससे बाहर लाने के लिए। ठीक है सर, आपके सामने भी युवा हैं, आपका जो एफर्ट है वो हम लोग लगातार देख रहे हैं, आपने खुद बताया है। युवाओं को क्या संदेश आप देंगे यहां से? देखिए, बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत करता हूं कि जो युवा शक्ति है ये बहुत बड़ी शक्ति है, जब तक अच्छी डायरेक्शन इनके पास है। जैसे मैंने बताया कि यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड भारत को कहा जाता है, तो इनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि हर बच्चे में अपना गुण है, अपना स्किल है, तो अपने गुण को पहचाने, अपने स्किल को पहचाने और नंबरों के पीछे नहीं भागना। आजकल क्या है, एक होड़ लगी हुई है 90%, 95%। नंबर सिर्फ फिगर है। एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, एक जिम्मेवार नागरिक बनने की जरूरत है, और इस विषय की गंभीरता को समझने की जरूरत है। यदि हम अपनी जिम्मेवारी खुद लेंगे तो धीरे धीरे सारा समाज अपने आप सुधर जाएगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। आप लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और मोटिवेट किया। हमारे साथ जो लोग जुड़ हुए, तो मुझे लगता है उन तक भी ये सकारात्मक संदेश गया होगा। ममता, ओवर टू यू। सेशन में रही युवाओं को लेकर, खासकर शिक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर। फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का हो रहा है, उसके बाद अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। Associate sponsor, Nuwood, the authentic MDF. Who powered by Nutrilla Organic Omega.